नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, हमने साइंस के लेक्चर शुरू किए थे। साइंस के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, फिर विटामिन्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने न्यूट्रिशन और एंजाइम्स वगैरह भी कवर कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, और हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आप लोगों के एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से आ रहा है। मैं आपको पूरी हाई स्कूल की या 9th या 10th 11th 12th की बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना आपको उतनी ज़रूरत है। लेकिन आप सभी को अगर रेफरेंस लेना है तो मैं ज़रूर बोलूँगा 9th और 10th की NCERT से ही रेफरेंस लीजिएगा। उसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैटिक पोर्शन से आएगा इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उससे ज़्यादा आता है तो वो करंट अफेयर में वो चीज़ें बहुत ही न्यूज़ में रही हैं, और किसी भी करंट अफेयर में, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे किसी कोचिंग की मैगजीन हो या कहीं भी हो, तो वो डिटेल में दिया रहता है। साथ ही साथ हमारा खुद का करंट अफेयर जो चल रहा है उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अभी तो डेली करंट अफेयर चल रहा है, बाद में धीरे धीरे टाइम मिलता है तो उसको हम जो है टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे कि पॉलिटी का सेक्शन में इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है तो इकोनॉमी के सेक्शन में ये है, साइंस के सेक्शन में ये है, तो उसी हिसाब से करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आज ह्यूमन एनाटॉमी को शुरू करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी जो है सेल, इसमें हम सेल को पढ़ेंगे। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल से देखिए क्वेश्चंस आते हैं, हर जगह आते हैं। आप चाहे जिस जगह के पेपर देख लीजिए, UPPCS देख लीजिए, UPSC देख लीजिए। UPSC में कई बार स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और बहुत से नॉर्मल सेल्स के जो फंक्शन है, और नॉर्मल सेल जैसे मियोसिस और मेटास्टेसिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ आप बिहार PCS में 64th बिहार PCS में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सब चीज़ें और नीचे के एग्ज़ाम्स में भी हमेशा आते रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझको लगता है। ठीक है, तो सेल बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल से ही बनती है। सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म बनता है। मैंने ये यहाँ पे जो है सीक्वेंस में आपको करके बता दिया है बेसिकली। तो सेल हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बता देंगे आगे। उसके अलावा ऑर्गन्स के बारे में हमने आपसे बात कर ली है पिछले लेक्चर में। किडनी में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, ह्यूमन टेम्परेचर कौन मेंटेन रखता है, बाकी से ऑर्गन सिस्टम होता है। सिस्टम में थोड़े बहुत जो है हम सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बहुत सी चीज़ें होती है उसमें, ब्लड से रिलेटेड जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में बात कर लेंगे। ऑर्गेनिज्म, उसका क्लासिफिकेशन हम लास्ट में एकदम बात करेंगे। UPSC थोड़ा बहुत उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम DNA की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले DNA खोजा कौन था? पहले तो सेल कौन खोजा था ये बताइएगा। तो इसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ठीक है, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। UPSC में नहीं पूछेंगे एग्जैक्ट ऐसे, लेकिन ये है कि मैं बता दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं DNA के डिस्कवर कौन किया था, तो उसको जो है फ्रेडरिक मिसर ने डिस्कवर किया था। और DNA का जो डबल हेलिक्स जो संरचना है DNA की, उसको किसने डिस्कवर किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक में। ये आप लोगों को कई बार पूछ लिया जाएगा, तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जो ये थोड़ा हिट नाम है, इस कारण जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप दिमाग में रखिएगा, फ्रेडरिक मिसर जो है पहले ही DNA की खोज कर चुके थे। बाद में उसका जो प्रॉपर एनालिसिस जो किया था, जिसको कह सकते हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही इजी हो गया है अब तो क्वेश्चन। ठीक है, तो सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेल का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सेल में न्यूक्लियस होता है, DNA RNA सब उसी में होता है। न्यूक्लियस के अलावा जो होता है, ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे, ग्रीन कलर बेसिकली ये फ्लूइड्स भरे रहते हैं। साथ ही साथ सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑर्गेनल क्या होता है। हम बेसिकली आपको अभी थोड़ा प्रॉपर वे में बताएंगे कि ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो देख लीजिए खुद, थोड़ा दिमाग इससे डायग्राम बना दिया है तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसे होता है, साइटोप्लाज्म कैसे होता है, ऑर्गेनल कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम सेल के बारे में फिर से शुरू करते हैं। सेल में जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
ऑल लाइफ फॉर्म। हम हमारे शरीर में जो होते हैं बिलियंस सेल्स जो है हमेशा बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, जो है सेल नष्ट होती हैं, नई सेल बनती रहती हैं। तो समझ लीजिए कि एक बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल फंक्शनल यूनिट भी क्यों है? क्योंकि शरीर के जो सारे फंक्शन होते हैं वो उसका जो ओरिजिन है वो सेल के थ्रू ही होता है। चाहे आप जिस भी ऑर्गन को उठा दोगे सेल से ही बना हुआ रहता है, और आपका जो ढांचा खड़ा है शरीर का वो भी सेल से ही बना हुआ है। सेल को हिंदी में ऊतक बोलते हैं, ठीक है, नहीं टीसू ऊतक बोलते हैं। सेल को सेल ही बोलते हैं हिंदी में। थोड़ा सा मैं वीक हूँ इस तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। तो जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तो होता ही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सेल जो होता है बिलियंस बनते रहते हैं और बिलियंस बिगड़ते हैं। तो आप सोच लीजिए आपके न्यूट्रिशंस के, आपके विटामिन्स के जो इनटेक होता है उसका सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो सेल जो होता है प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड जो है सभी कंटेन करता है। मतलब इसमें सभी चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेल इज मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच कंटेन, तो उसमें अगर ऑप्शन ए 1 2 3 4 मतलब 4 पूछ दिया तो उसके बाद 1 2 3 1 3 4 ऐसे आपसे पूछ लेता है, तो उसमें आपको क्या लगाना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल सिर्फ प्रोटीन से होता है और सेल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली जो है सेल के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जिसको प्लाज्मा, एक दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक बेसिकली बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो कि एक प्रोटेक्शन के मतलब जो अंदर के कंटेंट होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं? न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, उसके जो प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर का काम करती है। बहुत ही प्लाज्मा की सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एक चीज़ और आपको यही बता देते हैं, जो वो एनिमल सेल होती है उसमें इतना ही होता है, और जो प्लांट सेल होती है उसमें एक अलग से सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में लैक करती है, वो उन्हें और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखने वाली बात है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है, मैंने प्लाज्मा जो को सेल जो ग्रीन और ऑरेंज, रेड और वाइट सब बनाया ना, इसी के ऊपर एक ढकी लेयर टाइप से होती है, ठीक है, जो कि इसको कवर करती है। बहुत ही बेसिक है, एक तरीके से थैला ले लो, इसको लपेट दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने फिर नोट में बता दिया है, प्लांट सेल इज इन एडिशन हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली जो क्रोमेटिन रखता है, और जो मतलब क्रोमेटिन में आपका डीएनए, आरएनए सब कुछ जो मिलता है वो होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेल के किस पार्ट में जो होता है डीएनए, या सेल के किस पार्ट में आरएनए मिलता है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा प्लाज्मा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल। तो आपको क्या बताना है? उसमें न्यूक्लियस बताना है। ये बेसिकली आपके प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का जो बेस होता है किस उसका होता है, उसमें क्या होता है? कई लोगों ने फॉस्फेट बताया, बहुत ही अच्छी बात है, और उसका आंसर यही होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो है, तब मैंने बहुत दिखाया है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में कई ऑर्गेनल होते हैं, और हर ऑर्गेनल जो होते हैं अपना जो है अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए होता है, और साइटोप्लाज्म में बेसिकली और सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इसमें एक गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेटेड सेंट्रीसोम, इनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी की बात आती है ना, तो ये पूछ लेता है इतना डिटेल में, और सब एग्जाम्स में शायद उतना डिटेल में ना पूछे। इसमें से उसमें जो होते हैं कई होते हैं, 10-12 होते हैं, लेकिन मैं उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट के लाया हूँ जो कि यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे, ठीक है। तो हम करते हैं गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी उपकरण शायद हिंदी में बोलते हैं। गोल्गी ऑपरेटस जो होता है सेक्रेटरी ऑर्गेनल होता है, जो कि लाइसोसोम और पैराक्सिसोम्स जो होता है सिक्रीट करता है, ठीक है। लाइसोसोम और पैराक्सिसोम भी अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि अभी हम नीचे बताएंगे। देखिए, लाइसोसोम जो होता है एक डाइजेस्टिव बैग होता है और सुसाइड बैग होता है। जैसे जैसे जो सेल होते हैं मर जाते हैं आपके
तो उसको क्या करता है, बेसिकली खा जाता है एक तरीके से, जिसको डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। ये मतलब जो आप शरीर में जो बेकार से सेल हो जाती हैं, जो मरी सेल हो जाती हैं, उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसी को इसीलिए डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। लाइसोसोम इज़ अ डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग। क्या कई बार क्या होता है कि ये जो थोड़ा आदमी के शरीर में फंक्शन होता है थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, जो लिविंग सेल्स होती हैं उनको भी ये मारने लगता है, तो वो कैंसर वैंसर का सीन हो जाता है। तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए सुसाइड जो बैग होता है वो लाइसोसोम होता है। दूसरा क्या आता है, परऑक्सीसोम। इसके नाम में ऑक्सी है तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम फाउंड मोस्टली इन किडनी एंड लीवर सेल विच रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब ऑक्सी, देखो परऑक्सीसोम्स मतलब इसमें एक तरीके से बेसिकली ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो कि किडनी और लीवर सेल में मिलता है। किडनी और लीवर सेल, और मैंने किडनी और लीवर सेल के बारे में किडनी और लीवर के फंक्शन के बारे में बताया। देखो फंक्शन अचानक से तो आता नहीं ना, जो सेल होते हैं उनकी पर्टिकुलरिटीज़ होती है, वो पर्टिकुलरिटीज़ के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो जब बेसिकली किडनी का काम जो है आपके टॉक्सिक हटाना, तो किडनी सेल में वो सेल पाए जाएंगे जो कि टॉक्सिक हटाएंगे, तो वो बेसिकली क्या होता है, परऑक्सीसोम्स। तो उसे रिलेट कर लीजिएगा इसी तरीके से। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके शरीर का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी इज रिलीज, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पावर प्लांट। ठीक है, पावर हाउस बेसिकली आपके शरीर को जो मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है, और वो एक क्रेब्स साइकिल आपने बचपन में पढ़ा होगा। एक क्रेब्स साइकिल मैंने डिटेल में नहीं समझाया, बस यहाँ पे नाम ही इम्पॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल किससे रिलेटेड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी एटीपी मैंने आपको पहले भी बताया था। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो कन्वर्जन होता है, उसी में जो होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये कहाँ रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो बेसिकली क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। देखिए मैंने बताया डीएनए आरएनए आपके जो है, डीएनए जो है आपके पाया जाता है न्यूक्लियस में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी न्यूक्लियस के अलावा ऐसा जगह है जहाँ पे आपका डीएनए पाया जाता है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं तो भैया हमारे लिए बोरिंग नॉन बोरिंग कुछ चीज़ें नहीं है। हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट तरीके से या कोई डायरेक्टिव वे में कैसे पढ़ें। बाकी थोड़ा बहुत याद करने के लिए, देखो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन होता है, उसमें कन्फ्यूजन होता है। देखो मैं अभी आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ से पढ़े, नोट किया, नोट करने के बाद जो है आप सुबह उठे, सुबह उठ के एक रीडिंग मार लिए, 1 घंटे लगेगा। फिर आपका शाम हो गया, शाम को वही रीडिंग मार लिए, आपका आधे घंटे लगा उसी दिन। फिर अगले दिन जब मारिएगा आधे घंटे सुबह लगेगा, फिर अगले दिन शाम को मारिएगा। तो ऐसे मतलब मैं बता रहा हूँ, जब 1 घंटे इसको मारिएगा तो 1 घंटे हिस्ट्री मारिएगा, 1 घंटे जो है मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन मारिएगा, तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में आप 3 लेक्चर को रिवाइज करते हुए पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे इधर और इसी का आधा टाइम शाम को हो जाएगा, तो 3 डेढ़ 4.5 घंटे में आपका इतना कुछ कवर हो जा रहा है एक दिन में। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेली यही पढ़ते रहोगे तो रोज़ फिर आ जाएगा, तो सर एक ही पीपीटी हम रोज़ थोड़ी रिवाइज करेंगे। तो मतलब बता रहा हूँ थोड़ा सा सफल करके पढ़ना। अगले दिन जब फिर से बैठोगे तो यही जो काम आपका आज 1 घंटे में हो रहा है वो आपका 15 मिनट में होने लगेगा। तो 2-4 दिन इसको लगातार देख लेना, तो फिर वीकली रिवीजन करने लगना। ठीक है, मान लो आप के दिमाग में शून्य है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ये मान के रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी रिवाइज आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा करिएगा। और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिएगा। डीएनए इज़ फाउंड, ठीक है, व्हाट ऑफ द विच, मतलब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने सेंटेंस वो गलत हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव सेक्स क्रोमोसोम्स, इसका आंसर होगा एनिमल सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल। मैंने आपको बताया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया हुआ है, सुन लिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। फिर आता है प्लेटिट्स। प्लेटिट्स बेसिकली ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट प्लेटिट्स कंटेंट पिगामेंट। पिगामेंट जो होता है, इसमें पिगामेंट के बारे में आप जानते होगे,
क्लोरोफिल के नाम पे जानते होगे, क्लोरोफिल जानते होगे। तो क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिड्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरोफिल जैसे उसमें ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है आपको क्रोमोप्लास्ट का पार्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि क्लोरोफिल जब भी प्लांट की बात आती है तो क्लोरोफिल जो होता है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ासकर आपको दिमाग में ये रखना है कि पौधों का जो हरा कलर होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्या जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं वो ग्रीन कलर रखते हैं? ये भी नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलर नहीं होता है उसका, और ठीक है। तो और क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका, क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है आपके एनिमल सेल में ही मिलता है। इट इज़ हेल्पफुल इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। मेटास्टेसिस और मियोसिस जो होता है, दो तरीके से सेल डिवीज़न होता है। आपके अंदर सेल बनता रहता है, तो सेल बनता कैसे? सेल डिवीज़न के थ्रू बनता है ना। तो वो चीज़ें मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग में रखना है, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेल का स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आते हैं सारे जितने मैंने आपको विशेष जो फंक्शनल यूनिट बताई है बेसिकली, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, ये सब जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंडर आते हैं। और प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन टाइप का होता है। दूसरा मैंने आपको न्यूक्लियस बता दिया है, जहाँ पे आपका डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए आरएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि आपको ये पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। और यहीं क्रेब्स साइकिल होता है, यहीं सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है क्रेब्स साइकिल में। और लास्ट क्रेब्स साइकिल बेसिकली वो जो पूरा चक्र चलता है, वो उसमें जो लास्ट रिएक्शन होती है उसमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। गोल्गी ऑपरेटस जो होता है लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम बनाता है। लाइसोसोम बेसिकली आपका डाइजेस्टिव बैग होता है, और पेरोक्सीसोम बेसिकली जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने में काम करता है। किडनी और लीवर सेल में मोस्टली ये पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रीसोम जो होता है आपके एनिमल सेल में मिलता है। प्लेटिड जो होता है आपके ये प्लांट सेल में मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं दो फॉर्म होते हैं, और उसी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट का जो होता है एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके आपके काम के लिए। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बारे में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो तरीके के सेल होते हैं, जो कि बेसिक डिवीज़न होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिया रहता है और जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है, तो उसको हम ढीला छोड़ नहीं सकते। खासकर यूपीएससी में जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक जो होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, और यूकैरियोटिक जो होता है मैमल्स और ह्यूमन बीइंग, जो कि अपन लोग होते हैं या शेर चीता जो भी आप जानते हो मैमल्स वगैरह, वो उसमें पाया जाता है। तो थोड़ा दिमाग में बन जाता है ना कि प्रोकैरियोटिक जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनमें प्रोकैरियोटिक जो अभी भी बैक्टीरिया वगैरह साइनोबैक्टीरिया वगैरह घूमते हैं उसमें मिलता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम जो होता है आपका सिंगल होता है, इसमें क्रोमोसोम डबल होता है। इसमें ऑर्गेनेल जो ऊपर जितने मैंने बताए हैं, ये गोल्गी ऑपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं, और इसमें जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल डिवीज़न जो होता है आपका फिशन के थ्रू होता है। इसमें सेल डिवीज़न जो होता है आपका मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। फिशन, मिटोसिस, मियोसिस का भी हो सकता है, आपसे पूछ ले। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है आपका डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल आकर ड्यू टू मिटोसिस और मियोसिस, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, और इसमें जो होता है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है। तो इसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एब्सेंट हो और इम्पॉर्टेंट है, और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कर दिया। उसके पहले हम लोगों ने जो है आपके सेल ऑर्गेनेल बता दिया था, और गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेटिड्स और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल का एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल की जो अलग एक मतलब
स्पेसिफिक ऑर्गेनल है वो है, और जो प्लेटेट्स होते हैं वो जो कि आपका ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछ लेता है कि ये जो होते हैं प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा दिमाग में बिल्कुल। ये जो ऑनली वाले होते हैं ना, यूपीएससी कई बार इसमें पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस भी करिएगा। प्लेटेट्स और सेंट्रोसोम में थोड़ा सा दिमाग में रखिए। बाकी दो जो है मैंने ऊपर बताया वो सभी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। अब मैंने बोला था आपको सेल डिवीज़न के बारे में बताऊंगा। सेल डिवीज़न क्या है कि आपके शरीर में एक सेल होता ही है, उसके साथ ही कई सेल और प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल सेल से। तो ठीक है, तो मैंने बताया आपके शरीर में मिलियन बिलियन जो है सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो दो टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, एक मिटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। ठीक है, मिटोसिस में क्या होता है कि जहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है नंबर जो होता है सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। ये बॉडी के सोमैटिक बॉडी सेल में पाया जाता है। सोमैटिक बॉडी सेल और रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं दो और ब्रॉड कैटेगरी होती है। सोमैटिक बॉडी सेल जो होते हैं आपके हर शरीर के पार्ट में पाया जाता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, तो मिटोसिस जो होता है इसमें जो होता है एक पेरेंट सेल होता है। पेरेंट सेल से जो होता है यहाँ पे डिप्लॉइड जो होता है, ये दो पेरेंट, आप अभी सिंपल टर्म में समझिए। एक पेरेंट सेल होता है, इसमें दो क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल जो होता है यहाँ पे बनती है। दो डॉटर सेल में जो होता है आपके सेम ही सेम नंबर क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आप सुनिए, वेयर नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। मैंने दिखाया ना, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, दो दो। ठीक है, इट ऑकर सोमैटिक सेल बॉडी सेल, मैंने बताया कि ये सोमैटिक बॉडी सेल का ही जो है प्रॉपर्टी होती है। मिटोसिस जो होती है, मैं इसको कैसे भी दिमाग में लिंक करके देखो, क्योंकि एस एस दोनों में है तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि जहाँ टी आता है वहाँ पे सोमैटिक टी से जोड़ लीजिएगा। सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव में भी आ जाता है, तो इसलिए कैसे भी करके दिमाग में रखिए। मेरे तो भाई दिमाग में आ गया है, आप लोग दिमाग में रखिए। यहाँ पे ए डिप्लॉयड पेरेंट सेल गिव्स टू डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड पेरेंट जो है ये दो डिप्लॉयड पेरेंट जो है दो उसमें डिवाइड हुआ गया। ठीक है, टू डॉटर सेल इज प्रोड्यूस हियर जेनेटिक मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। जब क्रोमोसोम ही सेम आ जा रहा है तो जेनेटिक जो मटेरियल है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया आपका मिटोसिस के बारे में बात। मिटोसिस बाय जो सोमैटिक बॉडी सेल में होता है, इसमें जो होता है क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जेनेटिक जो है मटेरियल कांस्टेंट रहता है। तो ये आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में सीधे सीधे पूछ लेगा यूपीएससी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मियोसिस में। मियोसिस जो होता है क्रोमोसोम नंबर, फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ही आपका पेरेंट सेल है, फिर यहाँ पे बनता है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक 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 हो गया। इट ऑकर इन रिप्रोडक्टिव सेल ओनली। रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा सेल डिवीज़न होता है तो आपको दिमाग में रखना है, वो होता है मियोसिस के थ्रू ही। यहाँ पे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, एक से यहाँ पे 4 प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ एक से जो है 2 प्रोड्यूस हो रही थी। किसमें? मिटोसिस में 2 प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ एक से जो होते हैं 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे आके एक हो गया, यहाँ पे आके एक हो गया, यहाँ पे आके एक हो गया, यहाँ पे आके एक एक हो गया, तो ये जो है बोथ पेरेंट जो दूसरा आएगा वो दूसरे पेरेंट्स के दूसरे उससे आएगा। मतलब पेरेंट 2 है तो एक से तो ये आया है, दूसरे से वो आएगा। तो वही कहने का मतलब है डॉटर से कंटेंट कंबाइंड कंपोनेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स। यहाँ पे तो जो है 2 2 में ही डिवाइड हो गया था, यहाँ एक 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 में 4 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना, रिप्रोडक्टिव सेल में इतना तो पता ही है कि आपके अंदर एक्स वाई और एक्स एक्स होता है। एक्स वाई ये थोड़ा सा दिमाग में तो बचपन की यादें होंगी ना, एक्स 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 वाई, इसमें एक आपका पापा का होता है, एक मम्मी का होता है। मतलब ये वाला पापा का, ये मम्मी का ले लो, ये फादर का होता है, ये मदर का होता है, ये फादर का होता है। वाई, क्योंकि वाई जो होता है हमेशा बॉयज़ में मतलब मैन में ही मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब यहाँ से खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपन का वो एक्स वहाँ से आता था, वाई वहाँ से आता था। तो इसलिए मियोसिस में जो होता है, जो क्रोमोसोम नंबर जो 2 होता है वो एक एक में रिड्यूस हो जाता है। वैसे ही याद कर लेना, क्योंकि दूसरा जो है एक वो उधर दूसरे पेरेंट्स के मतलब मदर या फादर्स के थ्रू आता है। ठीक है,
तो सेल डिवीज़न हो गया। होप आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उसको मैं दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक आता है स्टेम सेल। स्टेम सेल पे यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टेम सेल पे हमने देखा है कि कई बार क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं, तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके सभी ऑर्गन में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है कि स्टेम सेल जो होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही ओनली पाया जाता है मात्र, तो बिल्कुल गलत है। नहीं, ये आपके हर ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, जितने भी ऑर्गन होते हैं सब में आप जानते होंगे स्टेम सेल पाया जाता है। अपने शरीर में डिफरेंट स्टेम सेल मिलती हैं, जो है डिफरेंट टाइम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बनती हैं। तो इसमें दो टाइप की स्टेम सेल होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, ठीक है, और एक होती है एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है आपकी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो ये आपके अर्लीस्ट स्टेज के डेवलपमेंट के अर्लीस्ट स्टेज में जो डेवलप होती है। एम्ब्रियोनिक का मतलब यार एम्ब्रियो मतलब एकदम नेसेंट स्टेज। वैसे भी इंग्लिश का यूज़ करिए, कोई जो टर्म्स दिए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से ही रिलेटेड रहते हैं, तो कोई बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, तो इसको इससे आप लिंक कर सकते हैं। ये जो होता है आपके अर्लीस्ट स्टेज में रहता है। ये आपका एडल्ट स्टेम सेल जो होता है आपका फेटल डेवलपमेंट, और ये ज़िंदगी के पूरे समय तक आपके बॉडी में रहता है, और ये फेटल डेवलपमेंट के टाइम पे अपीयर होता है, ठीक है, एडल्ट स्टेम सेल। तो आपको बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके ये हर ऑर्गन में पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये होती है, और जो दूसरी होती है एडल्ट स्टेम सेल, ये एडल्ट स्टेम सेल जो होती है थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है, और जो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है वो अर्लियर स्टेज में पाई जाती है। ये जो दो डिफरेंस है ये दिमाग में रखिएगा, यूपीएससी पे क्वेश्चन आ चुका है इस पर, ठीक है। एक चीज़ और है, बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, जो कि क्वेश्चन है एपोप्टाइसिस। ये कोई वर्ड्स होता है एपोप्टाइसिस, बेसिकली एपोप्टोसिस जो है बेसिकली क्या होता है। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, ठीक है। प्रोग्राम्ड जो सेल डेथ होता है सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल के थ्रू, उसको एपोप्टाइसिस, मतलब चाहते हैं कि ये सेल मर जाए या ये सेल जिंदा रहे, ये होता है प्रोग्राम, मतलब एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। एक चीज़ मैं बताइएगा आप लोग, जो डाइजेस्टिव बैग किसको बोलते हैं ये बताइएगा, उसी से लिंक्ड है। तो ये आपको टर्म्स जो है पता होनी चाहिए। तो हमने सेल इतने में ही पढ़ाया, अगले में थोड़ा हम आपको टिश्यूज़ के बारे में बता देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। पहली चीज़ें, दो तीन चीज़ें मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखना है। सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया, तो फ्रेडरिक मिसर, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, और उसके बाद सेल जो है रॉबर्ट हुक। ये आपके छोटे लेवल के एग्जाम्स में हमेशा पूछ लिया जाता है। फिर सेल में मैंने ये आपको दिखाया, ये आपका दिखाया साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनल होते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आपको डीएनए आरएनए मैंने बताया, डीएनए आपका जो होता है न्यूक्लियस में होता है, और साथ ही साथ डीएनए जो है यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख दीजिएगा, उसमें भी पाया जाता है। प्लाज्मा बेसिकली जो है कुछ नहीं होता है, एक लिपिड और प्रोटीन होता है, जो लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है, जो कि एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सारे फंक्शन मैंने आपको नीचे बता दिया, जो है गोल्गी ऑपरेटस हो गया, लाइसोसोम और पैराक्सीसोम जो है प्रोड्यूस करता है। पैराक्सीसोम में जो है जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको हटाता है। लाइसोसोम जो होता है आपको डाइजेस्टिव बैग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र, पावर हाउस, इससे आप दिमाग में रख सकते हैं। प्लेटेट्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ग्रीन कलर या ऐसे कहा जाए कलरफुल होते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेंट्रोसोम जो होता है मात्र एनिमल सेल में होते हैं, और ये सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होते हैं। सेल डिवीज़न मैंने आपको नीचे बताया है, सेल डिवीज़न। और पहले तो प्रोकैरियोटिक, यूरोकैरियोटिक, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनल अब्सेंट, फिशन, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू, और ये भी पढ़ लीजिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं है कि छोड़ दीजिएगा, बताया है। तो उसके बाद आपको सेल डिवीज़न बताया, इसमें पेरेंट से जो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, और इसमें जो होता है एक से जो होता है 4 बनते हैं,
और सब में एक 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 एक, क्योंकि एक जो होता है एक पेरेंट से, दूसरा जो होता है दूसरे से आता है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और ये सोमैटिक सेल में ही होता है मात्र। सोमैटिक बॉडी सेल मात्र क्या, सोमैटिक बॉडी सेल पूरे बॉडी में मिलता है। ठीक है, फिर स्टेम सेल के बारे में बात कर दी है। स्टेम सेल जो होता है आपके पूरे सभी ऑर्गन में मिलता है, और स्टेम सेल जो होता है आपके उसमें एम्ब्रियोनिक होता है जो कि आपके अर्ली स्टेज में होता है। दूसरा आपका होता है एडल्ट स्टेम सेल जो उसकी थ्रू आउट लाइफ होता है, और फेटल स्टेज में, ये फेटल स्टेज में जो होता है डेवलप होता है, और ये थ्रू आउट लाइफ होता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपको एनसीईआरटी बताया, एनसीईआरटी में इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, और मैं भी आपको वहाँ पे अच्छा भी लगे इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी मैंने जितना पढ़ा दिया है उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आता उतने से ही है। तो देखो यार, क्वेश्चन आप चाहे जितना टफ क्वेश्चन करो, चाहे जितना ईजी करो, हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक्स होती हैं, ये चीज़ें जो हम आपको हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, साइंस में पढ़ा रहे हैं, बेसिक होती हैं। इनको छोड़ दोगे तो आपका जो है लीड लेने की अपॉर्चुनिटी जो है चली जाएगी। उसके बाद हम करंट में पढ़ाएंगे, या उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो एटलीस्ट आपको मेरिट से बाहर नहीं करेंगी, ये चीज़ें अगर आप सही कर देते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। हमने जानबूझ के क्लासेस इसको और कम कर दिया है जो लेंथ है, क्योंकि हमें आज ऐसा लग रहा है कि इसको चीज़ों को रिवाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैथ वाले हैं या जिनको बायो उतनी अच्छी नहीं लगती है, उनके लिए ये टर्म्स होते हैं, ये सब थोड़ा सा टफ लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको कर लीजिए, हम बाद में एक्स्ट्रा करवा देंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ब्लड वगैरह पढ़ाएंगे तो वो सब चीज़ों को उसमें टर्मिनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सबको पता होते हैं ना। तो बेसिकली उसमें प्रॉपर्टीज़ ही बताना है। तो ये चीज़ें आप यहीं से शुरू कर दिया है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।